हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग प्यारे दोस्त। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूँ। देखिए, मैं आप समझते हैं कि ये हमारी क्लास है वो किसी कारण बस लाइव नहीं हो पा रही है, लेकिन आपको जिस तरीके से देख सकते हैं उसे आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो ये इशू चल रहा है वो आपके 1 या 2 दिन और आपको सामना करना पड़ेगा, फिर हमारी लाइव क्लास फिर से शुरू होने लगेगी। लेकिन जब तक आपको कुछ इसी तरीके से पढ़ना होगा जिस तरीके से हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, अब हम लोग शुरुआत करते हैं जहाँ पर थे उसी क्वेश्चन से एंड किया था, उसी के आगे की ओर कंटिन्यू हम लोग करेंगे। ठीक है मेरे भाई, अब पढ़ना शुरू करिए सभी के सभी लोग। देखिए, हम लोग 30 क्वेश्चन तक जहाँ तक पहुँच चुके थे हमें याद है। 30 क्वेश्चन के बाद एक क्लास हमने बीच में कह सकते हैं कि जो खेल वगैरह होते हैं ना, खेल के जो ट्रॉफियाँ होती हैं उनको बीच में एक क्लास कर ली थी। आज हम लोग इसी 30 क्वेश्चन के बाद 31 नंबर पर चलते हैं। जिस किसी भी विद्यार्थियों के ये सारे आंसर आते हैं वो इसके आंसर ज़रूर देगा। और क्वेश्चन नंबर 30 हम पढ़ चुके थे जिसका आंसर था क्या, 10 वर्ष। ठीक है, आगे देखो, ये क्वेश्चन है आपके सामने 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से सुनो मेरा भाई। क्वेश्चन नंबर था 31 और ये क्या कह रहा था इसको भी ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 था, लिखा था कि मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। कहने का मतलब जो मुर्गी का अंडा होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है, ये आपसे पूछी थी। देख लो, एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूरी तरह से स्टूडेंट के काबू से बाहर है। हम कहते हैं कि अगर जो पशुओं का डॉक्टर भी होगा उसको भी बैठा दो, ये आंसर नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा जानकार व्यक्ति होता है तो ही इसका क्वेश्चन का जवाब दे पाएगा, अन्यथा वो इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएगा। मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि मुर्गी के अंडे में कितनी कार्बोहाइड्रेट होती है। तो याद रखिए, मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट कह रहा है 0.0 ग्राम, फिर कह रहा है 0.5 ग्राम, 1.3 ग्राम, 2.5 ग्राम। तो याद रखो मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए और देखते हैं किसमें है कितना दम। इसका है आंसर किसके बस में, चलिए बोलिए जल्दी से। तो याद रखिए, इसका जो आंसर होगा मेरे भाई वो हो जाएगा 0.0 ग्राम। कुल मिलाकर के इसमें कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं पाई जाती है। याद रखिए, इसमें कोई भी कार्बोहाइड्रेट आपकी नहीं पाई जाती है, इस बात को याद रखना, नहीं पाई जाती है। आप कहोगे सर जी फिर क्या पाया जाता है? याद रखो मेरे भाई, मुर्गी के अंडे में आपका सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। सबसे अधिक आपसे पूछे तो याद रखो प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, प्रोटीन पाई जाती है। आप कहो तो याद रखो कुछ मात्रा में इसमें विटामिन भी पाया जाता है कि नहीं? विटामिन भी इसमें पाए जाते हैं। किसमें? अंडे में। मुर्गी का जो अंडा होता है इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट 0 होता है, जबकि इसमें विटामिन भी पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक प्रोटीन होता है। क्या होता है? इसमें प्रोटीन होता है। आप ध्यान से सुनना जरा बात। एक क्वेश्चन आया किसमें? आपके पेपर में। पेपर था चकबंदी लेखपाल का, अच्छे से याद है हमें। और क्वेश्चन उसने पूछा था एग्जामिनर ने कि एक गिलास पानी में कितनी कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है? कितनी कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है, आपसे ये पूछा था। ऊर्जा पाई जाती है, आपको ये बताना था मेरे भाई। चलिए जल्दी से कमेंट करिए सभी के सभी, और आंसर क्या होगा ये भी बताइएगा। याद रखो, अगर आपसे वो ये पूछने लगता है कि एक गिलास पानी में कितनी कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है, तो ये आपको बताना था।
तो याद रखो, एक गिलास पानी पूछा है। पहले तो हमें ये बताओ, क्या एक गिलास पानी से कोई ऊर्जा आती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ है कि हम पानी पिए और हमें एनर्जी आ जाए, तो असंभव है। अगर ऐसा होता तो खिलाड़ियों को केवल पानी दे दिया जाता, वो कह देते खेलो जाओ। याद रखो, पानी के साथ ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह दिया जाता है, जिससे तुरंत एनर्जी मिलती है कि नहीं? तो याद रखिए, यहाँ पर एक गिलास पानी में भी 0 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। 0 कैलोरी ऊर्जा आपकी पाई जाती है। समझ गए कि नहीं? तो इसका भी आंसर क्या होगा? 0 कैलोरी। इसका भी आंसर क्या पूछा उसने? 0 कैलोरी। समझ गए ना? तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 0 होती है, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। याद रखो, क्वेश्चन कहता है प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है? जल्दी से सभी बताओ, प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है? प्रोटीन के खोजकर्ता की बात की जाए, प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है मेरे भाई? फिर आपसे पूछता है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? कह रहे हैं कि प्रोटीन की कमी से रोग, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से रोग, तो कौन सा रोग होता है ये भी आपको बताना मेरे भाई। ध्यान से सुनिए और आपको ही बताना है। प्रोटीन के खोजकर्ता मूल्डर नामक व्यक्ति थे। कौन थे? मूल्डर नामक व्यक्ति ने प्रोटीन की खोज की थी। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिए, क्वासिकोर नाम का रोग हो जाता है। क्वासिकोर नाम का रोग इसमें हो जाता है। समझ गए बात को? तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो फिर समस्या वाली बातें हैं भैया, समझना तो पड़ेगा कैसे भी। चलो आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का जवाब दो मेरे भाई, क्या इसका आंसर होगा? बता दो। ये जरा बड़ा डेंजर क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर 32 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? जो भारतीय डेयरी निगम है, इसकी स्थापना आपसे पूछी गई थी। तो ये क्वेश्चन क्या दे रहा था बताइएगा। कह रहा 1995, 1967, 1970, 1974 डेयरी निगम की स्थापना पूछी थी। और ये भी आपको बताना था कि भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपको बताना था। कहाँ स्थित है बताइए जल्दी से, कमेंट करिए और आंसर बताएं कि इसका क्या आंसर होगा। चलो, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कई सारे बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर भैंसों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है। तो सुन लो मेरे भाई, भैंसों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में पाई जाती है? संख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो याद रखिए, किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो ध्यान से सुनिए, भैंस के बाद गाय पूछता है। आपसे क्या पूछता है मेरे भाई? गाय पूछता है। फिर गाय के अलावा आपसे बकरी पूछता है। बकरी तो बता दोगे। बकरी के बाद आपसे भेड़ पूछता है। भेड़ बता दो जरा किस राज्य में सबसे देखें। भेड़ भी बताएंगे आप, बकरी भी बताएंगे आप, और तमाशा देखेंगे कौन? हम। चलिए कमेंट करिए और आंसर बताइए। देखिए मेरे भाई, भैंसों की सर्वाधिक संख्या, गाय की सर्वाधिक संख्या, बकरी की, बैल बकरी की। सुनिए जरा, भैंसों की सर्वाधिक संख्या यूपी में पाई जाती है मेरे भाई, क्योंकि मंद बुद्धि की क्या होती है? भैंस। और मंद बुद्धि के बालक भी कहाँ पाए जाते हैं? यूपी में।
समझ गए हो जो तुम पढ़ रहे हो। देखो इधर, सुबह आज टेस्ट हुआ मेरे भाई 50 क्वेश्चन का, किसी भी बच्चे के 10 क्वेश्चन सही नहीं हुए। तो ये समझ में आता है कि कितने मंदबुद्धि के बालक हैं। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था सेट में 50 क्वेश्चन में कि जो आपको पढ़ाया ना हो। हमें ऐसा लगता है कि अगर सेट उठाते तो कम से कम 45 से 48 क्वेश्चन पढ़े हुए थे। 3 से 4 क्वेश्चन ऐसा मानते हैं कि नहीं पढ़े थे। भाई साहब 10 क्वेश्चन तक नहीं कर पाए, हिल गए सारे के सारे। ऐसे डब्बे से मुँह देख रहे हैं, कल बताएंगे सारे को। ठीक है, रिजल्ट की डेट तो वैसे 3 तारीख दी है, 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, लेकिन कल आपको कॉपी वगैरह दे दी जाएंगी। ठीक है, रिजल्ट 3 तारीख को, आंसर की भी कल जारी हो जाएगी और सारी चीज़ें होंगी। देखो इधर, और जो फर्स्ट आएगा उसे आप जानते हैं कि इनाम प्राइज़ मिलने वाला है, और जो फर्स्ट आएगा वो पार्टी भी देगा सभी को। तो सभी लोग तैयार रखिए भाई साहब, जिसका फर्स्ट नंबर पे इनाम आ जाए उसी वाले बैच में आकर के पार्टी ले लेना। ठीक है, अब पढ़ना शुरू कर दो मेरे में। सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। अब आपको बता रहे हैं भैंसों की संख्या यूपी में। गाय मिलेंगी आपको पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में गाय मिलेंगी, क्योंकि ममता बनर्जी बिल्कुल सीधी सादी गाय की तरह है कि नहीं मेरे भाई? तो पश्चिम बंगाल में गाय। और बकरी जानते हो? बकरी, अरे भैया बकरी राजस्थान में मिलेगी। अब यहाँ ना कह देना सर जी कौन है। ठीक है, तो बकरी राजस्थान में। अब कहो सर जी भेड़, भेड़ भी राजस्थान ले जाओ का? ना बाबू ना, ऐसा ना करना। देखो यहाँ तेलंगाना लगाना, यहाँ तेलंगाना टिक करना है भेड़ में। समझ गए हो कि नहीं? समझ जाना, नहीं समझे तो। अब सुनिए जरा, सबसे गाढ़ा दूध किसका होता है? किस जानवर का, किस पशु का, बताइएगा। चलिए, डेयरी निगम की स्थापना आपसे पूछी थी, कहाँ पर हुई, कब हुई? तो 1970 में डेयरी निगम की स्थापना हुई। अब एक क्वेश्चन और आता है कि श्वेत क्रांति की शुरुआत, श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी और श्वेत क्रांति का संबंध किससे था? सुनिए जरा, कहते हैं श्वेत क्रांति का संबंध, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है मेरे भाई? तो याद रखो, श्वेत क्रांति का संबंध था दुग्ध उत्पादन से। क्या था? दुग्ध उत्पादन से इसका संबंध था। ठीक है, और याद रखो जब श्वेत क्रांति आई थी तब ऑपरेशन फ्लड का संचालन किया गया था। क्या चलाया गया था? ऑपरेशन फ्लड जो है इसी के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन फ्लड का संचालन श्वेत क्रांति के लिए किया गया था। ऑपरेशन फ्लड का संचालन, ऑपरेशन यही श्वेत क्रांति के लिए चलाया गया था। ये क्रांति 1970 में आई थी मेरे भाई। ठीक है, श्वेत क्रांति का जनक आपसे पूछा जाता कौन है? श्वेत क्रांति का अगर जनक पूछ दें तो याद रखो, श्वेत क्रांति का जनक किसे मानते हैं? तो याद रखिए, इनका बहुत ही प्रिय नाम है, जिन्हें वर्गीज कुरियन कहते हैं। वर्गीज कुरियन जो थे, इन्हें श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। समझ के बात को? चलें आगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों। क्या करें, आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही, बड़ी समस्या। चलो भाई देख आगे चले मेरे भाइयों। आज रात में मिलेंगे तुमसे ऑनलाइन किसी भी हद तक, लाइव क्लास चलाएंगे भाई साहब, ये गारंटी है। चलो आगे देखो, 32 की बात 33 में। क्वेश्चन 33 क्या कही रहा भाई साहब? ये बड़े बड़े धांसू क्वेश्चन आ गए जिसका सामना आप सभी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे वो क्वेश्चन है जो हिला नहीं पा रहे एक भी। सुनो ध्यान से, कही रहा के एक छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? एक छत्ता होता है ना शहद का, मधुमक्खियों का, नहीं ततैयों का बर्राटा वाला छत्ता समझ जाए। इसमें मधुमक्खी का छत्ता पूछ रहा है और कह रहा इस छत्ते में कितनी रानी मधुमक्खियाँ होती हैं? बता सकते हो क्या?
कभी भी नहीं काउंट कर सकते। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा, पहले ध्यान। क्या याद रखो, जो शहद का छत्ता होता मधुमक्खियों का, याद रखिए इसमें रानी मधुमक्खी का मतलब है फीमेल मधुमक्खी। फीमेल मधुमक्खी कितनी होती है? और राजा मधुमक्खी का मतलब होता है मेल मधुमक्खी। समझ गए? राजा मधुमक्खी का मतलब है क्या? मेल मधुमक्खी। इस बात को समझे हो कि नहीं? हाँ, समझना भी पड़ेगा। तो उधर अब एक क्वेश्चन ऐसे भी पटाखे से पूछेगा, क्या मेरे भाई सुनना जरा। कहता है कि कौन सी मधुमक्खी है जो शहद को तैयार करती है? फूलों का रस कौन सी मधुमक्खी चूसती है? और शहद कौन बनाती है? और छत्ते की रखवाली कौन करता है? ये क्वेश्चन भी आए। बताओ मेरे भाई, कह रहे हैं कि छत्ते की रखवाली कौन सी मधुमक्खी करती है? छत्ते की रखवाली कौन सी मधुमक्खी करती है? कौन सी मधुमक्खी करती है? मधुमक्खी करती है, ये भी बताना। मधुमक्खी करती है। इसके अलावा मेरे भाई, इसके अलावा ये भी बताना है कि फूलों का रस कौन सी मधुमक्खी चूसती है? कौन सी मधुमक्खी चूसती है? मधुमक्खी चूसती है, ये बताना। तो फूलों का रस बताना कौन सी मधुमक्खी चूसती है, और ये छत्ते में कौन सी मधुमक्खी बनाती है। तो इसका आंसर ध्यान से सुनिएगा। छत्ते की शुरुआत में केवल एक मधुमक्खी होती है भाई। कितनी? एक रानी मधुमक्खी होती है भाई साहब। इसका आंसर है एक। फिर रानी मधुमक्खी का काम होता है केवल अंडे देना। अंडे देना इसका काम होता है रानी मधुमक्खी का। और फूलों का चूसना, याद रखो, ये इसी का काम होता है। फूलों का चूसना ये इसी का काम होता है, रानी मधुमक्खी का। रानी मधुमक्खी ही क्या करती है मेरे भाई? फूल चूसती है और शहद तैयार करती है। क्या कह रहे हैं? और शहद को तैयार करती है कौन? यही शहद तैयार करने का काम यही रानी मधुमक्खी करती है, क्योंकि फूल चूस के लाएगी फसल से, फिर आपके यहाँ पर देगी, बच्चे को भी जन्म देगी, प्रजनन का काम भी करेगी। रखवाली कौन करता है? तो याद रखो, राजा मधुमक्खी। राजा मधुमक्खी जो होता है वो आपकी क्या करता है मेरे भाई? रखवाली करता है। याद रखना, जीवन में रस कौन चूसता है? तुम फीमेल ही रस चूसती है भाई मेरे। समझ रहे हो कि नहीं? देखना, ध्यान से सुनना। और यहाँ भी फीमेल रस चूस रही है और व्यक्ति के जीवन में भी महिलाएं क्या करती है? रस चूसती है। अब सुनो जरा, इधर ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है मेरे भाई। कैसे? कहता है कौन सा मच्छर मनुष्य का खून चूसता है? मेल या फीमेल? बताओ जल्दी से। कौन सा मच्छर मनुष्य को काटता है? बताओ। मनुष्य को काटता है, या कह सकते हैं कि खून चूसता है। बताओ भाई साहब, बताएंगे आप? नाम सुना है? मलेरिया बीमारी किससे होती है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। मादा का मतलब होता है फीमेल मच्छर। तो याद रखिए, कभी भी मेल मच्छर काटता नहीं है। इस बात को ध्यान से सुनिए। फीमेल मच्छर आपको काटती है और वही बीमारी पैदा करती है, वही आपके जीवन का खतरा है। समझ रहे हैं कि नहीं? फीमेल से जितना दूर रहोगे उतना बढ़िया रहेगा। जितने नज़दीक जाओगे फीमेल की, उतनी ज़्यादा समस्या है। समझ रहे हो कि नहीं?
इसलिए पढ़ लो लिख लो नौकरी मिल जाए तो खून चूसती भी रहेगी, जब शादी हो जाएगी तो ये खून समझ में नहीं आएगा तुम्हारा, क्योंकि उतना तुम नौकरी में बिजी रहोगे इसलिए नहीं समझ में आएगा। अगर फ्री रहे कुछ काम धंधा ना किया ना तो घर पे रहोगे दिन भर खून चूस लेगी तुम्हारी, तो तुम्हारा फिर ये जीवन बेकार है भाई साहब। देखो वही कहानी बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा इधर। तो इसका कहते हैं कि मादा मच्छर जो होती है ना, मादा मच्छर ऐसा काम करती है मेरा भाई, मादा मच्छर खून चूसने का काम करती है। हर जगह मादा मच्छर मिली, तो इसका आंसर था केवल एक रानी मधुमक्खी होती है। समझ गए? चले अब आगे भाई साहब, इस क्वेश्चन के लिए तो बड़ा गजब का आंसर था। चलिए आगे बताएं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिए ध्यान से। बहुत दांसू क्वेश्चन है भाई साहब, जवाब देने में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन ये बड़ी ही एनटीपीसी के एग्ज़ाम के आपके ओरिएंटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वही क्वेश्चन है। बताओ, आपसे क्वेश्चन 34 नंबर कह रहा, मवेशियों में बांझपन का कारण निम्नलिखित में से रोग में से कौन सा है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि मवेशी होते हैं, मवेशी का मतलब क्या होता है? जानवर। मवेशी का मतलब होता है जानवर। जो जानवर होते हैं जिनमें बांझपन आ जाता है, बांझपन का मतलब ये होता है कि बच्चे पैदा ना कर पाना, बच्चे को जन्म ना दे पाना, जन्म ना दे पाना, इसी को क्या कहते हैं? बांझपन कहते हैं। कहते हैं कि मवेशियों में बांझपन का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग है। रोग पूछा है, कह रहा कि जौन रोग, उपशोध रोग, बैंग रोग, गो बोबाइन या पशुरुलोसिस रोग। बताओ क्या है? क्या इसका आप आंसर करेंगे मेरे भाई? एक क्वेश्चन और भी आता है और आपसे पूछता है मेरे भाई, आपने देखा होगा कि कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है पशुओं का भी। कहने का मतलब याद रखो, कुछ पशु ऐसे होते हैं जो बच्चे देने के लायक नहीं होते, लेकिन उनके गर्भ में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया करा दी जाती है और जो मेल जानवर होता है उसका जो स्पर्म होता है उसको उसकी कोख में स्थापित कर दिया जाता है, गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है, तो वहाँ से बच्चे का जन्म हो जाता है। तो ये आपका जो स्पर्म होता है वो किस में रखा जाता है? ये पेपर में आया था। कहते हैं कि पशुओं के स्पर्म को किस में सुरक्षित रखा जाता है? किसके साथ मिलाकर सुरक्षित रखा जाता है? सुरक्षित रखा जाता है, ये आपको बताना मेरा है। किसको मिलाकर सुरक्षित रखा जाता है ये बताना। चलो कोई बताएगा मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखो ये कहानी यहाँ पर चल रही थी, आंसर इसका जो होगा ना वो 4 नंबर सही हो जाएगा। तो ये बीमारी है जो बांझपन का प्रमुख कारण बन रही है। आपने देखा होगा शहरों में जो पशु होते हैं, अधिकांश पशु बांझ होते हैं। क्यों? क्योंकि भैया वो ऐसा खाना खाते हैं कि तुमने पन्नी में रोटी बंद करके फेंक दी, उसे रोटी की खुशबू आई और उसको भूख ज़्यादा थी, वो रोटी खा गया, लेकिन वो पन्नी उसके पेट में चली गई। क्या वो पन्नी का उसको वो अपने शरीर में गला पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। इससे क्या होता है, पशुओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बीमार हो जाते हैं कई दिनों तक, और देख रेख करने वाला होता नहीं, तो ये सारी बीमारियां उनके समूह में देखने को मिलती हैं। सड़ा भूसा सब खाना खाती हैं, घास आस तो मिल नहीं रहा है कि भैया घास खा रही हूँ, सब यही तुम्हारे द्वारा भोजन जो दिया जाता है वही खाती हैं, रास्ते रास्ते में घूमती हैं,
फिर तुम्ही को होंकती हैं, जा रहे हो साइकिल से बैग पड़ा के फेंका तुम्हें, है कि नहीं? तो ऐसा ही होता है साइकिल या गाड़ी से, पता है कि नहीं? आज के युग में मनुष्य से ज़्यादा जानवर परेशान है। देखना भाई साहब, कुत्ते को देखा, गाड़ी तुम चलाओ, तुम्हें गाड़ी के पीछे कुत्ता दौड़ेगा और तुम्हें काटेगा। क्यों? क्या कभी ऐसा हुआ है? मनुष्य, कुत्ता परेशान है, कहता साले तूने हमें बर्बाद किया, हम तुझे बर्बाद करेंगे, है कि नहीं? तो याद रखो, ऐसी कहानियाँ देखने को मिलती है भाई साहब, इसलिए आपके पीछे भागता है। अब सुनो जरा आगे कहानी। इसीलिए सांड भी जब परेशान हो जाता है तब फिर आदमी को दौड़ा, तो बोले आने तो हम उठा फेंके, यही कहानी है। चले अब सुनो ध्यान से। तो इसको हम नाइट्रोजन में सुरक्षित रखते हैं, नाइट्रोजन के साथ में इसको सुरक्षित रखा जाता है लैब वगैरह में। लैब में इसको सुरक्षित रख लिया जाता है। जब कोई भी जो गाय या भैंस जन्म देने लायक नहीं बनती है तो उसकी जो भ्रूण अवस्था होती है, मतलब उसकी कोख होती है, तो उसमें इसको स्थापित कर दिया जाता है। चलिए अब आगे देखिए। हाँ, एक पॉइंट और बता दो जना। कहते हैं कि मवेशियों से अधिक दूध निकालने के लिए, अधिक दूध निकालने के लिए किसका इंजेक्शन लगाया जाता है? किसका इंजेक्शन लगाया जाता है? इंजेक्शन लगाया जाता है, लगाया जाता है। किसका इंजेक्शन लगाया जाता है ये बताओ। तो याद रखिए, आप इस बात को समझते हैं कि नहीं? किस बात को मेरे भाई? कि यहाँ पर हम किसका इंजेक्शन लगा रहे हैं। आपने देखा भी होगा, कोई पशु है, जैसे गाय है या भैंस है, आपके यहाँ अगर होगी तो समझते हैं, उसका बछड़ा की डेथ हो गई। अब उसके बछड़े की डेथ होने पर क्या करता है, वो अपना दूध नहीं निकालने देता है। अब याद रखो, दूध नहीं निकालने लेता है तो फिर क्या करते हैं, एक इंजेक्शन लाते हैं, ऐसे भर के लाएंगे भाई साहब, ऐसे लगा दे तुरंत वो दूध निकालने नहीं देती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो दूध था वो बछड़े को देख करके वो स्राव करती थी, अपने स्तन में वो दूध को छोड़ देती थी, तो वो बच्चा पी लेता था। लेकिन अब उसे बछड़ा दिख नहीं रहा है, तो उसके अंदर जो एंजाइम का स्राव होता था उसका स्राव नहीं हो रहा था, जिसके कारण वो दूध अपने स्तन में नहीं दे रही थी, वो अपने ऊपर रखी थी। अब क्या होता है, जैसे हम वो इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका जो हार्मोन्स होता है वो निकलता है, अपने आप उस पर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। जैसे इंजेक्शन लगाया तो उसका जो हार्मोन्स होता है उस पर कंट्रोल इसका ख़त्म हो जाता है, वो अपने आप स्तन में मिल के चला जाता है, जिसके कारण गाय या भैंस जो होती है वो तुरंत आपकी दूध दे देने लगती है। लेकिन याद रखो, इस इंजेक्शन का नाम है ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन होता है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन होता है। और याद रखो, ये ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन होता है मेरे भाई, इस पर बैन लगा दिया गया। क्या हुआ है? इस पर बैन लगा दिया सरकार ने। कहो क्यों? सुनो मेरे भाई, इससे भी एक क्वेश्चन आता है। क्योंकि बताते कि इस इंजेक्शन से पशु को आप लगाते रहे, वो दूध देता रहा, लेकिन पशु में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, ये जमा होता रहा पशु के शरीर में। लेकिन जब पशु की डेथ हुई, डेथ होने के बाद इसको बाहर फेंक दिया जाता है पशु को। अब उस पशु की डेड बॉडी को खाने के लिए कौन आते हैं मेरे भाई? खाने के लिए चील, कुत्ते, बाघ, मतलब कई तरीके के जानवर इसको खाते थे, गिद्ध, चील वगैरह। तो याद रखो, कहते हैं कि इन सभी की डेथ होने लगी इस इंजेक्शन से, क्योंकि इसका ज़्यादा जमाव था शरीर में। और ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन ये आपके पशु पक्षियों के लिए हानिकारक रहा। एक क्वेश्चन कहते हैं, गिद्ध का अचानक से गायब हो जाना, गिद्ध और चील का अचानक से गायब हो जाना
गायब हो जाना किसका कारण, जाना क्या कारण है? तो याद रखो इसका कारण यही था कि पशुओं को दी जाने वाली जो दवा थी दर्द निवारक या ये वाली दवा, यही सबसे बड़ा कारण बना। एक डिक्लोफोनिक नाम की दवा भी आती है। डिक्लोफोनिक नाम की जो दवा होती है, फोनिक नाम की दवा जो थी, ये इनके गायब होने का कारण बना। समझ गए ना? तो ये इनके गायब होने का कारण दिखाई दिया जो आपके पशु पक्षी थे। ठीक है, गिद्ध और चील अचानक से गायब हो गए क्योंकि इसके इंजेक्शन पशुओं को दिए जा रहे थे जो बीमारी का कारण है। तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन हो गया ख़त्म, अब ये पशुओं को नहीं दिया जाता। अब क्या करते हैं, उसको खाना खिलाओ भैया, पशु को हाथ फेरो, दूध दे दे नहीं तो गायब। अब इंजेक्शन की कहानी ख़त्म। चलो भाई मेरे, गांव वगैरह में तो किसान बड़े चतुर होते हैं। क्या वो एक लकड़ी का और बनवा लेते हैं, ऐसा घास फूस का बनवा लेते हैं और उसी की खाल उतार लेते हैं। ऐसा होता है जैसे उसके छोटे बच्चे की डेथ हुई, उस बच्चे की जो कवर होता है ऊपर का, कह सकते हैं खाल होती है, उसको निकाल के घास के ऊपर चढ़ा लेते हैं। और ये सारा काम जो होता है वो आपका जो छोटे लोग होते हैं, जो मतलब वही जो डेड बॉडी को फेंकने के लिए जाते हैं, जमादार टाइप के लोग, तो वही इसका काम करके किसान को बना करके ये पुतला दे देते हैं। किसान उसको पैसा दे देता है। अब वो पुतला भैंस के सामने रख देते हैं तो गाय समझती कि यही हमारा बछड़ा है, क्योंकि उसकी महक उस खाल में उपस्थित होती है। तो जब तक खाल खुशबू देती रहेगी तब तक गाय दूध देगी, और जैसे खाल सूखी, खुशबू खत्म, गाय ने दूध देना खत्म। फिर वो लात पेलना शुरू कर दिए वैसे है कि नहीं, जूता पैजार शुरू, फिर डंडा लाठी। सुनो अब आगे, ये 34 के बाद आगे चलेंगे 35 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 आ गया मेरे भाई। सुनो जरा, बड़ा डेंजर क्वेश्चन है। क्या कह रहा, क्वेश्चन है 35 नंबर, कह रहा भारत में सबसे पहले सेल्यूलर फ़ोन सेवा कब शुरू हुई थी? भारत में सबसे पहले सेल्यूलर फ़ोन सेवा जो है वो आपकी कब शुरू हुई थी, ये आप सभी लोगों को बताना। चलिए कमेंट करिए, और हम आपके क्वेश्चन का इंतज़ार कर रहे हैं मेरे भाई कि आप कब तक इसका आंसर देंगे। चलो जल्दी से सभी के सभी बताओ, सभी लोगों को इसका आंसर देना। क्या मेरे भाई, देखो ध्यान से सुनो। 11 अगस्त 1994, सितंबर 1996, अक्टूबर 1997, अगस्त 1995। बड़े डेंजर क्वेश्चन दिए। कह रहा कि भारत में सबसे पहले सेल्यूलर फ़ोन सेवा कब शुरू की गई? चले भाई आंसर दीजिएगा, क्या इसका आंसर होगा? कोई बताएगा? कोई नहीं बता पा रहा। देखिए ध्यान सुनिए, कह रहे सेल्यूलर फ़ोन सेवा समझते हैं आप, जो मोबाइल सेवा है, यही वो सेवा है जिससे तुम बात कर रहे हो। ठीक है, यही वो सेल्यूलर फ़ोन सेवा है। कह रहे हैं कि सेल्यूलर फ़ोन सेवा कब शुरू की गई थी देश में? तो पहले तो याद रखो, इंटरनेट कब आया भारत में? इंटरनेट की खोज कब हुई भारत में, या आया कब भारत में? ये बताओ, आया कब? इंटरनेट आया कब भारत में? तो याद रखो ये 1995 में आया था। 1995 में इंटरनेट भारत में आया था या खोजा गया था। तो याद रखो सेल्यूलर फ़ोन सेवा भी आपकी अगस्त 1995 में आया। ठीक है, बताया जाए आपसे।
अगर आपसे ये पूछा जाए कि सेलुलर जो फ़ोन सेवा थी ये कहाँ पर स्थापित की गई थी पहली बार, तो याद रखो ये स्थापित की गई थी कोलकाता में। कोलकाता में एक सीएम थे ज्योति बसु। कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल के जो सीएम थे ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल के सीएम थे ज्योति बसु। उन्होंने क्या किया था, याद रखो ज्योति बसु ने एक मंत्री से पहली बार बात की थी। यहाँ पर उनके कोई मंत्री थे, उनसे इन्होंने सेलुलर फ़ोन सेवा से बात की थी। तो पहली बार अगस्त 1995 में सेलुलर सेवा की शुरुआत भारत में हुई थी। लेकिन एक बात आपको और भी ध्यान रखनी है, क्या बोलो, बात बोली जाए तो ये कि जो सेलुलर फ़ोन सेवा थी, आपसे ये पूछा जाए कि फ़ोन का आविष्कार किसने किया था या मोबाइल का आविष्कार किसने किया। मोबाइल का आविष्कार किसने किया था। फिर कहते हैं सेलुलर फ़ोन सेवा का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखो ये ग्राहम बेल ने किया था। ग्राहम बेल जो थे, ग्राहम बेल ने इसका आविष्कार किया था। क्या किया था ग्राहम बेल ने। कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था, तो मार्टिन कूपर ने किया था। मार्टिन कूपर के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। मार्टिन कूपर का आविष्कार किया गया था। समझ गए। तो ये कहानी थी आपके मोबाइल फ़ोन की। चला जाए अब आगे। सुनो बुद्धिजीवी प्राणियों, अगला पॉइंट देखो जरा, अगला है क्या। 35 के बाद 36 नंबर। भाई साहब ऐसा भी क्वेश्चन आएगा का रेलवे में? हाँ भाई साहब आएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। कौन से पेपर में देखे तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, आपसे कह रहा है 36 नंबर, कंप्यूटर की मेमोरी कौन से चिप होते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी में कौन से चिप होते हैं, ये आपसे पूछा था। कह रहा रैम, पी रोम या आरसीएम। आरसीएम होता है या रोम होता है यार? रोम होता है ना, रैम होता है, रोम होता है, पी रोम होता है कि नहीं? ईपी रोम होता है, ईपी रोम भी होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम भी होता है कि नहीं? ये होती है। तो याद रखो इसका आंसर हो जाता क्या मेरे भाई? तो कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है वो आप उसकी मेमोरी में ये सारी मेमोरियाँ होती हैं, रैम होती है, रोम होती है और ये आपकी ईपी रोम होती है। तो इसका आंसर हो जाता सभी। क्या होता है? सभी। अब हमें ये बताना है आपको, पहले तो इनके छोटे छोटे फुल फॉर्म आ जाते हैं। अगर रैम का पूछा जाए तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, एक्सेस मेमोरी होता है। इसके अलावा ये आपका रीड ओनली मेमोरी होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। इसके बाद होता है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है। इसके बाद इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये सारा इसका आगे जोड़ देना बस। जो आपका पी रोम का होता है वही पी रोम यहाँ पर जोड़ देना बस। ई का मतलब इरेजेबल होता है। समझ गए? तो इसका आंसर ये बन जाता। अब आपको ये बताना है कि इसमें स्थायी मेमोरी कौन सी है और अस्थायी मेमोरी कौन सी है।
आपसे पूछता है स्थायी मेमोरी कौन सी है, स्थायी मेमोरी, और आपको ये बताना है कि अस्थायी मेमोरी कौन सी है। अस्थायी मेमोरी कौन सी है, मेमोरी में बताना स्थायी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी। चलिए सभी के सभी आंसर बताइए, स्थायी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी क्या क्या होती है, बताइए मेरे भाई। अब आपको ये कमेंट करना है और आंसर भी बताना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम 36 के बाद 37 नंबर। कंप्यूटर की चिप बनी किससे होती है, बता सकते हैं। कंप्यूटर की चिप का निर्माण किससे किया जाता है, तो आप सभी जानते हैं अर्धचालक से किया जाता है। अर्धचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक याद रखिए, अर्धचालक से किया जाता है। अर्धचालक का मतलब होता है सिलिकॉन वगैरह से, सिलिकॉन वगैरह से आपकी निर्माण किया जाता है। इसकी जो चिप होती है वो सिलिकॉन से मिलकर के बनी होती है। आगे चलिए और आगे देखिए 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर आपसे क्या कह रहा बताओ, जल्दी से कमेंट करो सभी लोग और आंसर देखेंगे क्या है इसका आंसर। देखिए जल्दी से 37 नंबर कह रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है। जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है ऐसा कौन सा ग्रह है, कह रहा शुक्र है, यूरेनस है और नेपच्यून है, और ए और दो दोनों। याद रखो, अगर आपसे ये पूछ दे मेरे भाई, कहे कि पश्चिम से, सॉरी कहता पृथ्वी, ये क्वेश्चन आता है मेरे भाई, क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी किस दिशा में गति करती है। कहते हैं कि पृथ्वी किस दिशा में गति करती है, तो आपको ये बताना था पृथ्वी किस दिशा में गति करती है, ठीक है। और कहते हैं सौर मंडल में किस ग्रह के उपग्रह नहीं हैं, ये आपको कमेंट करना था। तो ध्यान से सुनो मेरे भाई, कौन सा ऐसा ग्रह है पृथ्वी का जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, या आपका क्या नहीं है, उपग्रह का मतलब है सैटेलाइट नहीं है। पृथ्वी किस दिशा में गति करती है, तो याद रखो ये पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करती है। पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करती है कौन, पृथ्वी। और याद रखिएगा, जो सौर मंडल के दो ग्रह कौन से प्लैनेट थे जो आपके कोई भी उपग्रह नहीं रखते हैं, तो याद रखो एक तो शुक्र होता है और एक आपका बुध होता है, ठीक। शुक्र और बुध दो ऐसे प्लैनेट हैं जो आपके क्या करते हैं, दोनों के दोनों ये काम करते हैं, बुध और शुक्र। समझें और आगे चलें मेरे भाई। तो याद रखो ये दोनों कहानियां हैं। और सुनिए जरा, कहते हैं दो ग्रह कुल मिलाकर के ये पूर्व से पश्चिम की ओर मतलब उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं। ऐसा भी कह सकता था कि उल्टी दिशा में चक्कर लगाने वाले ग्रह कौन कौन से हैं, तो याद रखो उल्टी दिशा में चक्कर लगाने वाले दो ग्रह हैं, एक तो शुक्र है और एक यूरेनस है। ये दोनों ग्रह जो हैं वो आपके उल्टी दिशा में रोटेट करते हैं, सूर्य की चक्कर लगाते हैं। तो इसका आंसर बन जाता है क्या, 4th नंबर। आपको ये बताना है यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी। ग्रह की खोज किसने की थी, ये आपको बताना। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी, ये आप सभी को बताना। चलिए मेरे भाई बताएं, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी, ये आप सभी लोगों को बताना, ठीक है।
तो आज की क्लास हमारी यहीं तक होती है मित्र। कल हम लोग फिर अपने समय से मिलेंगे और समय होगा हमारा 6:30 बजे। ठीक है मेरे भाई, आज जैसे भी क्लास मिली उसको ज़रूर अटेंड करिएगा। आगे आने वाले समय में ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। जो वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिल रहा है वो आपकी लाइव क्लास चलने लगेगी। कुछ दिन की बात है, 1 या 2 दिन की, ठीक है। बस इसके बाद सही हो जाएगा सब कुछ। काम चल रहा है, 1-2 दिन में हो जाएगा। वैसे आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, ठीक है। तो ये क्लास आपकी कैसी रही एनटीपीसी के लिए? क्या ये लेवल ठीक है, या जो हम पहले चला रहे थे सीरीज़ आरपीएफ वगैरह एसआई और कांस्टेबल की, क्या वो वाले सेशन थे? ये क्वेश्चन आपने देखे, क्या तगड़े क्वेश्चन थे एनटीपीसी के। तो अब आप ये चाहते कि ये सेशन चलाया जाए या वही रखा जाए, कमेंट जरूर करें। ठीक है मेरे भाई, गुड नाइट सभी को, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।